ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर के रूप में कौन कौन से टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। तो देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुख्यतः 9 टॉपिक हैं जिसे हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं, और ऑप्शनल लेवल पर हम ये 9 टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर भी सबको छूते हुए चलूँगा, कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक देखिएगा, यहाँ पर होगा स्वतंत्र पाषाण स्तंभ, या फिर इसी को हम बोल लेते हैं अशोककालीन पाषाण स्तंभ, या फिर इसी को हम बोल लेते हैं मौर्यकालीन पाषाण स्तंभ, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, स्वतंत्र पाषाण स्तंभ। इसको स्वतंत्र स्तंभ क्यों कहते हैं उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा यहाँ पर स्तूप स्थापत्य, है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केव आर्किटेक्चर, ठीक है। अर्थात गुफाओं को काट कर, यहाँ पर गुफा की बात करें, गुफा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड या मैन मेड, यानी कि मानव के द्वारा गुफाओं को कट करके उसमें गुफा बनाना, पहाड़ों को कट करके, ठीक है। तो ये हम देखेंगे स्तूप स्थापत्य। तीसरा टॉपिक हो जाता है हमारा, ये मैंने गुफा बता दिया, गुफा स्थापत्य मैंने बता दिया, स्तूप समझिएगा। स्तूप की अगर बात करें तो एक प्राचीन में एक परंपरा थी जिसके अंतर्गत लोग क्या करते थे, कोई भी व्यक्ति जब मरता था तो उसका जो अवशेष बच जाता है, अवशेषों के ऊपर क्या कर देते थे, मिट्टी के टीले के रूप में वहाँ पर कुछ मिट्टी को इकट्ठा कर देते थे। आगे चलकर बौद्ध धर्म यही अपना लेता है जिसका स्वरूप आप स्तूप के रूप में देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा स्तूप, तीसरा हो जाएगा गुफा स्थापत्य, चौथे की बात करें मंदिर स्थापत्य हो जाएगा, फिर शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला। ये 9 टॉपिक है जो प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में पढ़ते हैं, है ना। और मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल के रूप में मुख्यतः यहाँ पर हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे, है ना। भारतीय स्थापत्य और यहाँ पर जो मुस्लिम स्थापत्य है, दोनों को मिलाकर कैसे इसमें एक नया स्वरूप उभर के सामने आ जाता है, उसकी चर्चा हम मध्यकाल के अंतर्गत करेंगे। तो ये सारे टॉपिक क्लियर है। टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा पेन पेज पर, है ना। स्वतंत्र पाषाण स्तंभ, स्तूप स्थापत्य, गुफा स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला और नाट्य कला, ठीक है। क्लियर है। मुख्य परीक्षा में कितना रोल रहता है बता दूंगा मैं, थोड़ा सा अंत में याद दिलवाइएगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है। अगर इसकी बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपका आर्ट एंड कल्चर ही पूछे जाते हैं। अगर आप सिलेबस देखें यूपीएससी का तो सीधे तौर पर लिखा हुआ है वहाँ पर क्या पूछा जाएगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो मुख्य परीक्षा में पूरा का पूरा रोल तो यहीं से है, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक। आज 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। पहला स्वतंत्र पाषाण स्तंभ, दूसरा स्तूप स्थापत्य और तीसरा गुफा स्थापत्य। आज 3 टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, एक एक को हम डिटेल से देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा यहाँ स्वतंत्र पाषाण स्तंभ, है ना। सबसे पहला टॉपिक होगा स्वतंत्र पाषाण स्तंभ। इसकी बात करें तो ये क्या है, तो ये एक राजकीय प्रतीक के रूप में है, और इसकी बात करें भारत में तो अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, है ना। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। इतनी विशेषताएं मैंने यहाँ पर सम्मिलित की है कि मुख्य परीक्षा में भी आप अच्छे से उत्तर में सम्मिलित करके अच्छा उत्तर भी ला सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सम्मिलित की है, जितनी भी विशेषताएं हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे स्वतंत्र पाषाण स्तंभ क्यों कहते हैं। तो स्तंभों की बात करें, स्तंभ 2 प्रकार के होते हैं। आपके घर में भी स्तंभों का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं पिलर। इसका अंग्रेजी टर्म होगा फ्री स्टैंडिंग पिलर। तो इसे स्वतंत्र पाषाण स्तंभ क्यों कहते हैं। तो पाषाण स्तंभ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो किसी संरचना से लगा हुआ होता है, जैसे आप अपने घर को देखें तो घर में जो कलम दिया जाता है वो भी क्या है, एक स्तंभ है। किस लिए दिया जाता है, सपोर्ट के लिए। तो वो क्या हो गया, वो फ्री नहीं है, वो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम स्वतंत्र स्तंभ नहीं कहेंगे। इसे हम स्वतंत्र स्तंभ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी संरचना से जुड़ा हुआ नहीं है, जहां पर भी है अकेला एकदम ठाठ से खड़ा है ना, स्वतंत्र रूप से खड़ा है, इसलिए हम इसे स्वतंत्र पाषाण स्तंभ कह लेते हैं, ठीक है। तो ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ये कहाँ तो आपको
भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी बात करें तो निर्माण किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया। किसके रूप में? तो ये एक राजकीय सत्ता के प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया गया। अर्थात अशोक के द्वारा जितने भी क्षेत्रों को विजिट किया गया, विजिट करने के साथ ही वहां पर अपना अधिकार है ना, अपना राजकीय सत्ता स्थापित करने के लिए ऐसे पाषाण स्तंभों को वहां पर निर्मित करवाया गया, वहां पर बनवा दिया गया। अब इसकी विशेषता के रूप में देखें, विशेषता क्या क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज, है ना। ये पूरी संरचना है नीचे से लेकर ऊपर तक, जिसकी पूरी अगर हम हाइट देखें तो लगभग 40 से 50 फीट के आसपास होता है। अधिकतम आपको 50 फीट के आसपास मिला हुआ है। इसमें देखें तो मुख्य रूप से दो संरचनाएं दिखाई देती है ना, एक एक चीज को देखते हुए चलेगा ध्यान से। मुख्य रूप से आपको दो संरचनाएं दिखाई देती है। एक यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये एक संरचना है ना। इसको हम बोल लेते हैं क्या चीज? शाफ्ट है ना। तो ये क्या हो गया? नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया? शाफ्ट हो गया। और ऊपर का जो ये वाला संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल, है ना। इसको बोलते हैं कैपिटल। तो दो संरचनाएं हैं। इसकी विशेषता क्या है देखिएगा। सबसे पहली विशेषता, अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट की जो लंबाई है लगभग 30 से 40 फीट के आसपास दिखाई पड़ती है। शाफ्ट की जो लंबाई है 30 से 40 फीट के आसपास दिखाई पड़ती है। एक विशेषता ये भी है कि इस समय हमने पढ़ा था कि इस समय मौर्य काल में क्या है कि यहाँ पर पॉलिश का प्रयोग किया जाता रहा। और पॉलिश भी कैसा? अगेट बर्निशिंग। अगेट क्या है? तो अगेट एक प्रकार का पत्थर है और इस पत्थर के माध्यम से पत्थरों को रगड़ रगड़ के चिकना बना देना, उसी को हम बोलते हैं अगेट बर्निशिंग। तो ये जो नीचे वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस पर आपको पॉलिश दिखाई दे रही होगी, बहुत ही चिकनी सतह है। और कौन सी पॉलिश, कौन सी टेक्नोलॉजी? तो अगेट बर्निशिंग, अर्थात अगेट नामक पत्थर का प्रयोग करके इसको रगड़ रगड़ के चिकना बनाया गया है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है? सबसे बड़ी विशेषता तो ये क्या है? मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का हिंदी हो जाता है एकाश्म, है ना। क्या हो जाता है? एकाश्म। एकाश्म का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको 30 से 40 फीट की संरचना दिखाई दे रही है, ये जोड़ जोड़ के, जैसे घर बनाया जाता है तो एक एक ईंट को ऊपर से हम जोड़ जोड़ के क्या करते हैं? घर की संरचना निर्मित करते हैं। लेकिन जब इसकी बात करें 30 से 40 फीट की ये जो संरचना है, ये एक ही पत्थर को काट काट के बनाया गया है। अर्थात पत्थर के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के नहीं, एक बड़ी सी पत्थर की संरचना हमने क्या किया? निकाला, उसको काटा और उसमें से क्या करके काट काट के एक यहां पर संरचना निर्मित किए। इसको हम बोलते हैं एकाश्म संरचना। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये एकाश्म प्रकार का पत्थर है, एक ही पत्थर को काट काट कर निर्माण किया गया है। अगर हम मुख्य परीक्षा या फिर अगर हम बात कर ले ऑप्शनल की, तो इसमें इसका कंपेयरिंग आता है अखमनी के पिलर से, क्योंकि वहाँ पर भी पिलर पाए जाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर पत्थरों को काट काट के, है ना, पत्थर के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के पिलर बनाया गया, जबकि अशोक के द्वारा जो निर्माण किया गया ये अपने आप में क्या है? एकाश्म प्रकार का है। तो पहली विशेषता हमने देखा कि इस पर पॉलिश दिखाई पड़ती है। कौन सी पॉलिश? अगेट बर्निशिंग। दूसरी विशेषता हमने देखा कि ये एकाश्म है, मोनोलिथिक है। और देखिएगा इसकी बात करें तो जितनी भी संरचनाएं आपको दिखाई देगी ये क्या होगी? राउंड शेप में दिखाई देगी, यानी कि आयताकार वर्गाकार शेप में नहीं, राउंड शेप में। सभी संरचनाएं कैसी है? राउंड शेप में। और इसकी बात करें तो टेपरिंग ओबो है ना, यानी कि नीचे से ऊपर हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये संकरा होती हुई आपको दिखाई देगी। यानी कि जितनी यहाँ पर देखा जाए व्यास आपको नीचे वाली तली में दिखाई देगा, उससे कम आपको ऊपर वाली तली में दिखाई देगा। अर्थात जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये क्या होगा? हल्का हल्का पतला होते जाएगा। ये भी इसकी विशेषता है। और विशेषता हम देखें तो और विशेषता क्या है कि ये प्लेन प्रकार का है। प्लेन यानी कि चिकना है। अधिकतर देखा जाए तो अधिकतर जितने भी स्तंभ है उस पर कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन कई स्तंभों पर यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। कारण क्या रहा? तो राजा जिस क्षेत्र में इसको स्थापित करता था उस क्षेत्र में
प्रजा को कुछ अगर बात बतानी हो, है ना, प्रजा को कुछ आदेश देना हो, तो उन आदेशों को, यहाँ पर ये वाला पिक्चर मैंने लगाया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर लेख लिखे गए हैं, इसको हम बोलते हैं स्तंभ लेख। तो स्तंभों पर अधिकतर क्या है, प्लेन है, लेकिन कई स्तंभों पर आपको लेख भी दिखाई देगा। और लेख की बात करें क्यों लिखा गया, तो मान लीजिए जिस क्षेत्र में स्थापित है उस क्षेत्र के जनता को अगर राजा के द्वारा कुछ निर्देश देना हो उसको लिखवा दिया गया। उस क्षेत्र में जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को कुछ निर्देश देना हो वो भी लिखवा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर राजा या राजा की पत्नी या कोई भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके निजी संदेशों को भी इस पर उल्लेखित किया गया है। तो लेख के रूप में क्या, सबसे पहले प्रजा को निर्देश, दूसरा उस क्षेत्र में जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के लिए निर्देश, और साथ ही साथ जो राजा हैं या राजा के संबंधी जो भी हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके जो भी निजी संदेश हैं उन सभी को भी यहाँ पर इंस्क्रिप्शन के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन इंस्क्रिप्शन की भाषा की बात करें, कई बार पूछा गया है, तो भाषा आप देखिएगा दिमाग यहाँ से लगाना है। पाया कहाँ कहाँ गया, तो बिहार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सभी क्षेत्रों में पाया गया। तो जहां पर जिस क्षेत्र में कोई ये लगाया गया है ना, स्तंभ स्थापित किया गया है, वहां पर जो भी इंस्क्रिप्शन होगा, लेख होगा, वो उसी भाषा में तो होगा जिस भाषा को वहां के उस क्षेत्र के लोग जान पाए। अब मान लीजिए गांव में ले जाकर लगा दें, पोस्टर लगा दें, जैसे चुनावी रैलियां होती हैं, चुनावी रैलियों से संबंधित अगर हम पोस्टर लगा दें गांवों में, गांव के लोग, बहुत कम लोग अंग्रेजी पढ़े होते हैं, 10-12 लोग पढ़ लिए, अगर देखा जाए तो परसेंटेज में यही होता है गाँवों में। अगर वहाँ पर अंग्रेजी में हम पोस्टर चिपका दिए तो वो व्यक्ति जीत पाएगा? बस वो फोटो ही देख पाएंगे ना गांव वाले लोग, बाकी कौन है, क्या है, उनका उद्देश्य क्या है चुनाव में उठने का, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो लोग वोट कहाँ से देंगे। अर्थात वहाँ पर क्या होगा, या तो हिंदी में दे या फिर भोजपुरी में दे तो और बढ़िया है। अगर गाँव में बात करें, बिहार की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है जब उनको निर्देश दिया जाए तो यहाँ पर देखा जाए भारतीय क्षेत्र वाले जितने भी एरिया हैं, जैसे बांग्लादेश है ना, भारत में बिहार है ना, उसके बाद उत्तर प्रदेश, नेपाल वाला एरिया है, यहाँ पर कौन सी भाषा चलती थी, प्राकृत भाषा। लिपि के रूप में देखें तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो इन सभी क्षेत्रों से जितने भी लेख पाए गए हैं ये सभी के सभी आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेगा। जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। ये बात याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट के रूप में ये पूछा जा चुका है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो अशोक के स्तंभ लेख पाए गए हैं उसमें भाषा का प्रयोग कौन सा किया गया है, तो वहां पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। और जबकि अन्य क्षेत्रों में देखें भारत के, तो यहां पर क्या प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमने इसकी विशेषता देख ली है ना। इसकी विशेषता क्या थी, तो देखिएगा, सबसे पहले इसकी हाइट हमने देखा 30 से 40 फीट। किसकी बात करें, शाफ्ट की। इस पर पॉलिश देखने को मिलता है, अगेट बर्निशिंग। ये राउंडेड है, यानी कि राउंडेड शेप में है, गोलाकार है। टेपरिंग एबव है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाते ये संकरा होते जाता है। मोनोलिथिक है और प्लेन है। और साथ ही साथ एक विशेषता, कोई बेस नहीं है ना, ये बिना बेस के खड़ा है। बेस का मतलब कि मान लीजिए जो भी हम मान लीजिए कोई संरचना हम खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, तो नीचे क्या होता है, इतना चौड़ा हमने क्या कर दिया, बेस लगा दिया। लेकिन इसमें बेस देखने को नहीं मिलता, ये डायरेक्टली जो है इसको डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, जमीन में लगा दिया, तो इसमें बेस भी देखने को नहीं मिलता। ये सारी विशेषताएं हैं हमारी किस चीज की, शाफ्ट की। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैपिटल, और इसकी हाइट देखें तो लगभग 10 फीट के आसपास दिखाई देता है। और इस कैपिटल के भी हम 3 पार्ट कर सकते हैं जो हम यहां देखेंगे। ठीक है, कैपिटल के भी 3 पार्ट हम कर सकते हैं जिसको हम यहां देखेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिएगा, ये पूरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ये ऊपर वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, जहां पर एक आपको मूर्ति दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है, एक यहां पर शेर बैठा हुआ है, तो ये जो मूर्ति है इसको हम बोलते हैं अपर कैपिटल। उसके बाद जिस बेस पर ये बैठा हुआ है बीच में, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, इसको हम बोलते हैं मिडिल कैपिटल। और उसके नीचे आपको उल्टा कमल नुमा संरचना या घंटी नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के भी यहां पर क्या है, 3 पार्ट हैं। यहां पर भी पॉलिश आपको दिखाई देगा, जो भी मूर्तियां बनाई गई है उन सभी में पॉलिश का प्रयोग किया गया है ताकि अच्छे से ये दिखाई दे। ठीक है,
ये बात समझ में आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर कैपिटल, या फिर इसी को मेन कैपिटल भी कह लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर अपर कैपिटल के रूप में आपको मूर्ति दिखाई देगी। मूर्ति कला का एक विशिष्ट रूप में हम देख सकते हैं। तो मूर्ति के रूप में क्या क्या पाया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर एक शेर पाया जाता है, जैसे कि ये अकेला शेर यहाँ पर बैठा हुआ है। और ऐसी आकृति वाला जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ कहाँ से पाया गया है, तो उसकी बात करें तो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, कोलुआ ये भी बिहार में है, रामपुरवा बिहार में है और वैशाली बिहार में है। इन 4 स्थानों से जो अशोक के स्तंभ पाए गए हैं, इस पर अकेला शेर है मेन कैपिटल के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसमें सांड की भी आकृति दिखाई देती है। और एक सांड वाला जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, रामपुरवा से प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें हाथी की भी संरचना पाई गई है, अर्थात कैपिटल के रूप में इस पर क्या है, हाथी बैठा हुआ है। और ये कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के संकिसा से प्राप्त हुआ है, वहां पर हाथी की प्राप्ति हुई है। उसके बाद इसके साथ साथ क्रोकोडाइल, घड़ियाल की भी प्राप्ति हुई है, जो मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण है 4 शेर। ये 4 शेर जो है ये कहां से पाया जाता है, तो 2 स्थानों से, एक हो गया सांची और दूसरा हो गया सारनाथ। तो 4 शेर वाली जो आकृति है ना, 4 शेर वाली, ये 2 जगहों से प्राप्त होती है। एक होती है सांची से और दूसरा होता है यहां पर सारनाथ से, है ना। तो इन दोनों में से कहां से प्राप्त हुआ है, जिसे भारत के क्या माना गया है, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। भारत के प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में सांची वाले को माना गया है या सारनाथ वाले को माना गया है, थोड़ा सा बताइएगा। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है, बताइएगा। चलिए, प्रिंस जी का आ गया, सौरभ जी यहाँ पर बोल चुके है ना, अंकिता जी ने भी बोल दिया। ठीक है, सबके उत्तर सही आ रहे हैं। सारनाथ वाले को, अर्थात देखिएगा हमने कितने चीज को प्रतीक चिन्ह माना, तो ये जो पूरी संरचना है, इन पूरी संरचना में से हमने कितने को, तो मात्र यहां तक की जो संरचना है इसको हमने क्या माना है, प्रतीक चिन्ह के रूप में माना है। अर्थात कैपिटल के रूप में अपर कैपिटल और मिडिल कैपिटल, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कर लिया, भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगर मिडिल कैपिटल की बात करें, ये क्या हो गया हमारा, मिडिल कैपिटल हो गया। तो मिडिल कैपिटल की बात करें तो ये आपको सर्कुलर भी दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर भी दिखाई देगा, अर्थात वृत्ताकार, और आपको वर्गाकार, आयताकार भी शेप दिखाई देगा। जैसे यहां पर देखिए, तो इसका क्या है, वर्गाकार आपको शेप दिखाई देगा, है ना, इसका क्या है, वर्गाकार शेप दिखाई देगा। जबकि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है। और इस पर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के इस पर भी एनिमल आपको दिखाई देंगे, है ना। जैसे कि बीच में आपको क्या है, एक चक्र दिखाई देगा, है ना, एक चक्र दिखाई देगा जिसको बौद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन से जोड़ा जाता है। और इसी के संदर्भ में कहा जाता है कि अशोक के द्वारा सारनाथ में इसकी स्थापना की गई धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक के रूप में। और यहाँ पर जो तिल्ली है, कितनी संख्या होती है इसकी, 24 होती है। और इसी को हमने अपने झंडे के रूप में, पहले क्या था, चरखा हुआ करता था, चरखे के स्थान पर हमने इस धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक को अपना लिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर एक जानवर, यहां पर एक जानवर, 2 ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर देखें तो चक्रों की संख्या कितनी है, 4 है। एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक इसके पीछे है। जैसे शेर 4 है यहां पर, वैसे ही चक्रों की संख्या भी कितनी है, 4 है। और 2 चक्रों के बीच में एक यहां पर जानवर है, अर्थात 4 चक्रों के बीच में कितने, 4 जानवर होंगे। और ये 4 जानवर कौन कौन है, 1-2 बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा, यहां पर आपको एक हाथी दिखाई दे रहा है ना। तो एनिमल फिगर के रूप में देखें तो आपको यहां पर हाथी, शेर, घोड़ा और सांड दिखाई देगा। क्या, हाथी, शेर, घोड़ा और सांड, ये 4 जानवर आपको यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये जो मिडिल कैपिटल है, मिडिल कैपिटल में आपको क्या दिखाई देगा, एनिमल फिगर दिखाई देगा, कुछ फ्लावर्स दिखाई देंगे और आपको व्हील दिखाई देगा धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक के रूप में। ठीक है, ये बातें क्लियर है। उसके बाद ये नीचे वाला जो आपके लोअर कैपिटल है, लोअर कैपिटल की संरचना आप यहां पर देख पा रहे होंगे। एक बार थोड़ा सा मिटा के और फिर से मैं यहां पर दिखाता हूं। ठीक है,
ये संरचना देखिएगा, यहां पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है आपका, ये है लोअर कैपिटल। अगर आप देखें तो अगर कमल को उल्टा कर दें, है ना, ऐसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, कमल को उल्टा कर दें तो ये संरचना हो जाएगी, या फिर इसी को कहा जाता है घंटीनुमा संरचना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर कैपिटल बोलते हैं। तो जो यहाँ पर कैपिटल है, कैपिटल के भी 3 भाग हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ये बात याद रखिएगा। तो टोटल हम देखें तो पूरी संरचना हमारी ये है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये एकाश्म प्रकार का है, ये किसी भी संरचना से संलग्न नहीं है, फ्री प्रकार का, इसलिए इसको फ्री स्टैंडिंग पिलर, स्वतंत्र पाषाण स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अगर बीपीएससी का मुख्य परीक्षा देखें तो मुख्य परीक्षा में हर एक साल पर, है ना, पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम, इन तीनों में से हर एक साल पर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर कई बार मौर्य कला डायरेक्टली रूप से पूछा, है ना, सभी ने अच्छे से पढ़ा, लेकिन 2-3 सालों से क्या पूछा जा रहा है कि मौर्य कला का विवरण प्रस्तुत करें और बौद्ध धर्म के संबंध में उसमें क्या क्या विशेषताएं दिखाई देती है उसका भी वर्णन करें। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी बीपीएससी का जो बैच है वहां पर मैं इस संदर्भ को भी प्रस्तुत करने वाला हूं, यहां पर प्रस्तुत करने से कोई फायदा नहीं है। तो एक चीज समझ में आ गई, हमने देख लिया यहां पर फ्री स्टैंडिंग पिलर। ठीक है, प्रश्न पूछे कि ये किस रूप में स्थापित किया गया, तो राजकीय सत्ता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या रहा, एक तो अपने साम्राज्य को दिखाना कि भैया हमारा यहां तक साम्राज्य है, और इसके साथ ही इस पर जो इंस्क्रिप्शन है उन इंस्क्रिप्शन के आधार पर जो प्रजा है, अधिकारी है, और साथ ही साथ अपने निजी जो बातें हैं जो प्रजा के पास पहुंचानी हो, अधिकारियों के पास पहुंचानी हो, तो आदेश और निजी बातें सबको यहां पर क्या किया गया, नोट डाउन किया गया। क्लियर है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। अब एक बात और याद रखिएगा, हमने तो पूरा पढ़ लिया कि पत्थर से बना हुआ है, आखिर ये पत्थर आए कहां से, तो ये बात याद रखिएगा, ये जो पत्थर है ये मुख्य रूप से चूना पत्थर है, और ये 2 जगहों से प्राप्त किया गया है, एक तो चुनार से और दूसरा मथुरा से। अधिकतर देखें तो अधिकतर यहां पर स्तंभों का निर्माण चुनार वाले क्षेत्र से प्राप्त किए गए सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से यहां पर निर्माण किया गया है, बलुआ पत्थर से। और चुनार से जो भी बलुआ पत्थर पाया गया है वो पीला धूसर प्रकार के हैं, जबकि मथुरा वाले क्षेत्र से देखें तो वो लाल और लाल पर सफेद चित्ती जैसी संरचना है। तो ये 2 क्षेत्र से मुख्य रूप से पत्थरों का उपयोग यहां पर किया गया है। सबसे ज्यादा कहां से, तो चुनार वाले क्षेत्र से प्राप्त पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए ये बातें क्लियर है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, पीडीएफ आप सभी लोग उसके माध्यम से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, यहां पर स्तूप स्थापत्य। ठीक है, पहले वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिखावट नहीं, लिखावट ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, पिक्चर ज़्यादा मिलेगा, और पिक्चर एक बार देख लेने पर क्या हो जाएगा, माइंड में सेटअप हो जाएगा। नीरज जी बोल रहे हैं बीपीएससी में संबंध से हम लोगों का क्या होगा। देखिए बीपीएससी देना होगा तो बीपीएससी में करेंगे ना, यहाँ पर हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, हम उतना ही चीज़ें रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बिहार से संबंधित संबंध जो है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं स्तूप स्थापत्य। ठीक है, ये जो बड़ी संरचना आपको दिखाई दे रही है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा। ये जो संरचना यहाँ पर गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है, अर्ध गोलाकार कहेंगे इसको हम बोलते हैं अंडा। तो ये जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, पूरे स्वरूप को हम स्तूप कह लेते हैं। स्तूपों की बात करें तो ये आया कहाँ से, तो देखिएगा प्राचीन एक परंपरा थी जिसमें होता क्या था कि किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके जो अवशेष बचे उसको हमने क्या किया, जमीन में ऐसे गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद के इसमें हमने क्या डाल दिया, उनके अवशेषों को डाल दिया, और उनको अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर मिट्टी का टीला बना दिया, है ना, मिट्टी का टीला बना दिया, और अगल बगल में पेड़ लगा दिए, है ना, घास फूस लगा दिए थोड़ा सा अच्छे लगने के लिए। तो ये प्राचीन परंपरा थी, इसको कहा जाता था चैत्य। क्या कहा जाता था, चैत्य। तो ये जो संरचना ऐसा निर्मित
हो रही थी प्राचीन काल में, इसको बोलते थे चैत्य, जो एक क्या थी, परंपराएं थी, प्राचीन परंपराएं थी। बौद्ध धर्म के द्वारा इस परंपरा को अपना लिया गया। किसके लिए? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे, उन अवशेषों पर ऐसी संरचनाएं निर्मित करने के लिए इन परंपराओं को अपना लिया गया, इसलिए इसको महाचैत्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चैत्य था इसकी संरचना छोटी हुआ करती थी, इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ पर बुद्ध के अवशेषों पर जब इसका निर्माण किया गया तो इसका जो आकृति है वो बड़ा कर दिया गया, इसलिए इसको महाचैत्य कहा गया। तो स्तूप को हम महाचैत्य भी कहते हैं। अब इस चैत्य की बात करें, महाचैत्य की बात करें, ये है क्या? तो देखिएगा, सबसे पहले किस चीज का प्रतीक है? तो ये एक पूजा स्थल है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये क्या है? एक पूजा स्थल है। लोग इसकी पूजा करने के लिए जाते हैं, इसकी प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करने के भी दो स्थान हैं, एक तो ये ऊपर वाला स्थान है और दूसरा नीचे वाला। इसको दूसरे व्यू में भी मैं दिखाऊंगा, वहां पर अच्छे से आपको दिखाई देगा। पहले एक चीज समझ लीजिएगा, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये एक पूजा स्थल है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी विशेषता, अवशेष का संग्रह केंद्र है। अवशेष का संग्रह केंद्र, किसके अवशेष का? तो प्रारंभिक दौर में देखें तो गौतम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया गया, लेकिन आगे चलकर जो भी महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु थे, महान बौद्ध भिक्षु थे, उनके भी अवशेषों पर ऐसी संरचनाएं निर्मित की गई। ये संरचनाएं निर्मित किसके द्वारा की गई? तो राजा हो गए, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हो गए जिनके पास धन संपदा थी, तो उन सभी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो पहला ये पूजा स्थल होता है, दूसरा अवशेष का संग्रह केंद्र है, तीसरा देखें तो ये किस चीज का प्रतीक है? तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, और उनके अवशेषों के ऊपर यह निर्मित किया गया। इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये जो स्तूप होता है ये क्या है? तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली विशेषता, इसको बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है ना, ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। तो इसकी विशेषताएं समझ में आ गई, कैसे कैसे प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूजा स्थल है, अवशेषों का संग्रह केंद्र है, महापरिनिर्वाण है, ब्रह्मांड का केंद्र है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। अब चलिए इसके फिगर को हम देखते हैं, इसकी विशेषताओं को देखते हैं, ठीक। देखिएगा, यहां पर सबसे पहले इस तोरण को अगर हम हटा दें, ये क्या है? इसको बोलते हैं तोरण, यानी कि जो गेट होता है गेट को बोलते हैं तोरण, और बाहर जो ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं वेदिका, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा दें तो आगे जो हटाने के बाद संरचना दिखाई देगी, तो आपको यहां पर एक गोलाकार संरचना दिखाई देगी, ठीक है। ये एक गोलाकार संरचना आपको दिखाई देगी, इसको हम बोलते हैं अंडा। ये क्या है? अर्ध गोलाकार स्वरूप में है। और क्या विशेषता है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैसे? ऐसी ऐसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छत्र या छत्रावली। कहीं पर आपको एक छत्र या छत्रावली दिखाई देगा, कहीं पर आपको 3 छत्र या छत्रावली दिखाई देगा। तो ऊपर की ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं छत्र या छत्रावली। ये जो छत्र या छत्रावली है, जिस डंडे के सहारे जुड़ा हुआ है, इसको यष्टि या डंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? यष्टि या डंडा। जिस डंडे के सहारे ये खड़ा है उसको यष्टि या डंडा कहा जाता है, ठीक है। और इसके नीचे ये जो संरचना है, इसके अंदर एक संरचना है जहां पर अवशेष को रखा गया है, उसको बोलते हैं हम हर्मिका, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। तो यहां पर 3 संरचनाएं हैं, अभी मैं इसका व्यू भी बदल के दिखाऊंगा, अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या हो गया? सबसे ऊपर छत्र या छत्रावली, किससे जुड़ा हुआ है? किसके सहारे? तो यष्टि या डंडा के सहारे। किसके ऊपर खड़ा है? तो हर्मिका के ऊपर खड़ा है। उसके बाद ये बड़ी सी संरचना जो है इसको हम अंडा कहते हैं, है ना। ये क्या है? अर्ध गोलाकार खोखला प्रकार का होता है, ठीक है। प्रारंभिक दौर में देखें तो ये मिट्टी का बनाया गया, उसके बाद पकी हुई ईंटों का बनाया गया, फिर आगे चलकर इस पर टाइल्स वाइल्स का भी प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में देखेंगे बिहार वाले क्षेत्र में, उसके बाद जो पूर्व वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे, उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पर, आंध्रा वाले क्षेत्र में तो वहां पर टाइल्स का भी प्रयोग किया गया है। प्रारंभिक दौर में यहां पर कोई भी अलंकरण नहीं था। अलंकरण का मतलब कुछ यहां पर नक्काशी कर देना जिसकी वजह से ये अच्छा लगे। तो प्रारंभिक दौर में यहां पर कोई भी नक्काशी नहीं हुआ करता था, अलंकरण नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी संरचनाएं यहां पर दिखाई आपको दे रही है। उसके बाद ये जो गेट आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि
जो यहाँ पर प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं, तो तोरण कहते हैं। उसके बाद इसके चारों तरफ जो बाउंड्री दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर क्या है, तो इसके ऊपर हम प्रदक्षिणा करते हैं, क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करते हैं। एक तो यहाँ करते हैं और दूसरा ये जो संरचना है तो दोनों पर, एक तो यहाँ और दूसरा नीचे वाले क्षेत्र से हम इसको क्लॉकवाइज क्या करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। इस पर चढ़ने के लिए जो यहाँ पर आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो सीढ़ी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं सोपान, ठीक है। तो चढ़ने के लिए जो आकृति यहाँ पर है उसको हम क्या बोलते हैं, सोपान बोलते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम परिवर्तन करके दिखाते हैं व्यू को, ठीक है। चलिए यहाँ पर व्यू को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर जो दिखाई दे रहा था ये जो संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, छत्र या छत्रक, है ना, छत्र या छत्रक बोलते हैं। जिस डंडे के सहारे ये जुड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, डंडा बोल लेते हैं या यष्टि बोल लेते हैं। और यहाँ पर एक आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर्मिका, जो अवशेष है यहीं पर रखा जाता है। उसके बाद ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। यहाँ पर ये सीढ़ी है, देखिएगा दो जगह यहाँ पर प्रदक्षिणा किया जाता है। एक ये वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर क्या किया जाता है, क्लॉकवाइज यहाँ पर प्रदक्षिणा होती है। और दूसरा ये नीचे का स्थान है तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी क्या किया जाता है, प्रदक्षिणा किया जाता है। तो प्रदक्षिणा करने की दो जगह है, एक ऊपर और दूसरा नीचे। ये जो संरचना आपको पूरी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं मेधी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेधी। इस पिक्चर में देखिएगा ये जो पूरी संरचना दिखाई दे रही है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, मेधी बोलते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, तो जो बाउंड्री इसका हो गया इसको हम बोलते हैं वेदिका, और जो यहाँ पर गेट हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। तो पूरी संरचना क्लियर है, समझ में आ गया। प्रदक्षिणा पथ यहाँ पर क्या है, दो जगह है ना, एक ऊपर और दूसरा यहाँ पर नीचे, दो जगह। गेट की बात करें तो गेट यहाँ पर 4 पाए जाते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, है ना, 1 2 3 और एक पीछे। तो 4 गेट यानी कि 4 तोरण पाए जाते हैं, 4 तोरण पाए जाते हैं। तोरण जो होते हैं वो किससे, वेदिकाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो तोरण क्या है, प्रवेश द्वार, उसके माध्यम से हम यहाँ पर जाके पूजा करते हैं। क्लियर है ये बातें। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका कालक्रम थोड़ा सा देख ले। स्तूप निर्माण का समयकाल, स्तूप निर्माण का समयकाल, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम मेंस में करते हैं या फिर ऑप्शनल में करते हैं, यहाँ पर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फैक्चुअल डेटा डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है, जो सारी चीज़ें मैं बताते हुए और समझाते हुए भी यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। तो स्तूप निर्माण की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम अवशेष स्तूप की बात करें तो वैदिकोत्तर काल के अंतिम चरण से पाया जाता है। वैदिकोत्तर काल का समय काल क्या देखा था हमने, एक बार बताइएगा, याद है या भूल गए, है ना। इसमें हमने देखा था ना पाषाण काल, उसके बाद हमने देखा था पाषाण काल के बाद यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, फिर हमने देखा था वैदिकोत्तर काल। तो वैदिकोत्तर काल के अंतर्गत जो हमने समय काल देखा था वो क्या था, थोड़ा सा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वाह प्रिंस जी, वैदिकोत्तर काल की बात हो रही है, 1000 से 600 वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल कहलाता है। गलत जवाब। वैदिक काल के 2 पार्ट हमने देखा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ऋग वैदिक काल, 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत ये 2 हो गए। इसके बाद के काल को हम क्या बोलते हैं, वैदिकोत्तर काल कहते हैं, यानी कि मौर्य काल से पहले का समय काल। मौर्य काल में हमने देखा था 300 से 200 बीसी। तो इसके पहले का समय काल क्या होगा, मौर्योत्तर काल, 600 से लेकर 300 बीसी, ठीक है ना। हाँ अब सही आया है नीरज जी का, है ना। 600 से लेकर 300 बीसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वैदिकोत्तर काल। तो वैदिकोत्तर काल के अंतिम चरण से इसका
देखा जाए तो अवशेष प्राप्त होता है, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि इसका प्रारंभिक स्थिति हम देखें तो अशोक के समय काल से ही माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष है उसको प्रूव करने के लिए कोई अच्छा साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब भी इसको मुख्य परीक्षा में लिखिएगा तो एक बार इसको झलका दीजिएगा कि वैदिकोत्तर काल के अंतिम चरण से, लेकिन मुख्य रूप से अशोक के काल से स्तूपों के निर्माण को माना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मौर्य काल के अंतर्गत अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया गया। कहां कहां? तो सबसे पहले सांची में, दूसरा सारनाथ और तीसरा तक्षशिला, 3 स्थानों पर, है ना। लेकिन कई किताबों में कहा जाता है ना इसके द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया, लेकिन है कहां भैया? नहीं मिला ना साक्ष्य। साक्ष्य की बात करें तो जो मिला हुआ इसके आधार पर हम कहते हैं कि अशोक के द्वारा सांची, सारनाथ और तक्षशिला में क्या किया गया? स्तूपों का निर्माण करवाया गया। और सांची में बहुत सारे स्तूप हैं, तो अशोक के द्वारा जो निर्मित किया गया इसको स्तूप नंबर 1 कहा जाता है। इसकी आकृति बहुत बड़ी होने के कारण इसको हम महास्तूप भी कहते हैं। ठीक है, महास्तूप भी कहते हैं। इससे कैसे प्रश्न पूछा गया है तो देखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया था कि इसका निर्माण स्टेटमेंट होता है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या था कि सांची के महास्तूप के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला था इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था, ये तो सही स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था कि इसका जीर्णोद्धार शुंग शासकों के द्वारा किया गया, ये भी सही था। क्यों? क्योंकि अशोक के द्वारा यहां पर निर्माण किया गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे ये टूटने फूटने लगा। तो यहां पर आगे चलकर मौर्योत्तर काल में शुंग शासकों के द्वारा, मुख्य रूप से यहां पर अग्निमित्र शुंग के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। ऊपर टाइल्स वाइल्स, पत्थर वत्थर, जो वेदिकाएं अभी अभी आप देखें, उन वेदिकाओं का निर्माण भी किसके द्वारा? अग्निमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही था, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अशोक के द्वारा सांची, सारनाथ और तक्षशिला 3 स्तूपों का निर्माण करवाया गया मुख्य रूप से। ठीक है, उसके बाद मौर्योत्तर काल में देखें तो मौर्योत्तर काल में ये जो स्तूप स्थापत्य यहां पर मौर्य काल में प्रारंभ हुआ, ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। पराकाष्ठा का मतलब कि पहले इसमें क्या किया जाता था? तो ईंटों का प्रयोग कर लेते थे, अधिकतर मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी भर के उसके ऊपर क्या कर दिया? हमने ईंटों का प्रयोग कर दिया गया। ज्यादा यहां पर जीर्णोद्धार नहीं किया गया, अलंकृत नहीं किया गया। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया? इस पर बहुत सारे अलंकरण भी देखने को मिला, है ना। इसकी जो स्वरूप थी उसको और विशाल कर दी गई। इसलिए कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल में स्तूप स्थापत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। अनेक स्तूपों का यहां पर निर्माण हुआ और स्तूप स्थापत्य एक विकसित स्वरूप में उभर गया। कब? मौर्योत्तर काल में। अब देखिएगा किसके द्वारा कौन कौन सा निर्मित किया गया। तो सांची का स्तूप नंबर 1 बनाया किसने? अशोक ने, लेकिन इसका जीर्णोद्धार शुंग शासकों के द्वारा किया गया, अग्निमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग तो इन सबको नष्ट किया, है ना, ये बात याद रखिएगा। उसके द्वारा स्तूपों को नष्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर अग्निमित्र शुंग जब यहाँ पर शासक बनता है उसके पश्चात, तो इसके द्वारा स्तूपों का क्या किया जाता है? जीर्णोद्धार करवाया जाता है। तो शुंगों ने सबसे पहला क्या कार्य किया? तो सांची का स्तूप नंबर 1 का, जिसे महास्तूप कहते हैं, इसका क्या किया? जीर्णोद्धार करवाया। फिर सांची का स्तूप नंबर 2 और 3 का निर्माण करवाया। तो स्तूप नंबर 2 और 3 जो है सांची में, उसको शुंगों के द्वारा यहां पर बनवाया गया। ठीक है, उसके बाद भारहूत का स्तूप जो है इसको शुंगों के द्वारा बनवाया गया। पुरुषपुर, है ना, जो आधुनिक पेशावर है, जो गंधार की पहले राजधानी हुआ करती थी, तो पुरुषपुर में शाहजी के देरी में कनिष्क शासक, है ना, कनिष्क के द्वारा यहां पर क्या किया गया? कनिष्क के द्वारा यहां पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो हमने देखा शुंगों के द्वारा सांची का स्तूप नंबर 2 बनवाया गया, भारहूत स्तूप बनाया गया। पुरुषपुर में देखें तो किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। अमरावती स्तूप की बात करें तो सातवाहनों के द्वारा बनवाया गया। घंटसाल स्तूप की बात करें, ये भी सातवाहनों के द्वारा बनवाया गया। गोली स्तूप की बात करें, ये भी सातवाहनों के द्वारा। नागार्जुन कोंड स्तूप की बात करें तो इक्ष्वाकु के शासकों के द्वारा। और जगैयापेट स्तूप की बात करें, ये भी इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा बनवाया गया। और इन सभी क्षेत्रों की बात करें, सभी के सभी जो आंध्रा वाला क्षेत्र है, आंध्रा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा, सभी आपके पीडीएफ में मिलेगा, वहां से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमने कहां तक देख लिया? हमने मौर्योत्तर काल। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल अर्थात 300 से 550 एडी, 300 एडी से 550 एडी तक। इसमें देखा जाए तो स्तूप स्थापत्य जो थी वो पतनोन्मुखी देखने को मिलती है, अर्थात जो पराकाष्ठा पर
थी, धीरे धीरे यहाँ पर पतनोन्मुखी स्थिति में चली आती है। लेकिन कहा जाता है कि सारनाथ का एक स्तूप जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन इस पर इतिहासकारों का मतभेद है। इसलिए जब भी पूछा जाए तो इसको आंसर के रूप में नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि इस पर क्या है तो इतिहासकारों में विवाद है कि ये उस टाइम का है या नहीं है। एक और विशेषता याद रखिएगा, जो आंध्रा स्तूप है, आंध्रा स्तूप में आयक स्तंभ पाए जाते हैं। आयक स्तंभ क्या होता है, तो यहाँ पर आपको 5 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, है ना, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 स्तंभ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आयक स्तंभ। और ये जो आयक स्तंभ है, जो आंध्रा वाले क्षेत्र में आपको पाए गए हैं जितने भी, उन सभी क्षेत्रों में आपको आयक स्तंभ देखने को मिलता है। आयक स्तंभ कहा जाता है कि ये जो गौतम बुद्ध का घटनाएं हैं, जन्म से मृत्यु से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को ये क्या करता है, उन घटनाओं के प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। जैसे उनका जन्म हो गया, है ना, उसके बाद उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात निर्वाण। उसके बाद इन्होंने अगला क्या किया, तो धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में पहली बार इनके द्वारा उपदेश दिया जाता है, और फिर महापरिनिर्वाण। 5 घटनाएं हो गई। पहला क्या हो गया, जन्म हो गया, दूसरा गृह त्याग, तीसरा ज्ञान की प्राप्ति, चौथा प्रथम उपदेश, और 5वां मृत्यु। इन पांचों को इन 5 स्तंभों के रूप में स्थापित किया गया है, जिसे आयक स्तंभ कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से जो हमारा पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया, आंध्रा वाला क्षेत्र हो गया, आंध्रा वाले क्षेत्र में जितने भी यहाँ पर स्तूप पाए जाते हैं वो दिखाई देगा, ठीक है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में जो भी स्तूप है, इस पर जो अंडा है, उधर हमने क्या देखा, प्लेन था, यहाँ पर कुछ अलंकरण की वस्तुएं यहाँ पर लगा दी जाती है, अलंकृत करने के लिए कुछ यहाँ पर डिजाइन भी देखने को मिलता है। क्लियर है, तो ये सारी बातें हैं, इससे संबंधित आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब अगला देखते हैं यहाँ पर गुफा स्थापत्य। गुफा स्थापत्य, ठीक है, गुफा स्थापत्य। गुफा को अंग्रेजी में बोलते हैं हम केव, ठीक है। गुफा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, केव बोलते हैं। और गुफाओं की बात करें तो गुफा 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड या ह्यूमन मेड, यानी कि यहाँ पर मानव के द्वारा निर्मित, मानव निर्मित। तो गुफा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक के एग्जाम्पल के रूप में क्या है, भीमबेटका, है ना। भीमबेटका का गुफा जो है, हम जब चित्रकला करेंगे तो चित्रकला में हम देखेंगे भीमबेटका, उसमें विशेष प्रकार की चित्रकलाएं पाई गई हैं, तो उन सब की चर्चा हम भीमबेटका की करेंगे वहां पर डिटेल से, ठीक है। यहां पर हम गुफा स्थापत्य की बात कर रहे हैं, तो गुफा स्थापत्य क्या कहलाएगा, तो जो यहां पर मेन मेड है, मेन मेड को हम बोलते हैं रॉक कट, रॉक कट केव। क्यों, क्योंकि हम रॉक को कट करके हम क्या करते हैं, केव का निर्माण करते हैं, है ना। चट्टानों को काटकर हम गुफा का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसको रॉक कट केव भी कहते हैं। और ये जो यहाँ पर हम गुफा का अध्ययन करेंगे, इसी को हम केव आर्किटेक्चर कहते हैं। आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य, अर्थात किसी चीज का निर्माण करना। और हम यहाँ पर गुफाओं का निर्माण कर रहे हैं, किसके द्वारा, तो मानवीय विधियों के द्वारा, इसलिए हम इसको केव आर्किटेक्चर में रखते हैं। तो केव हमने देख लिया 2 प्रकार का, पहला क्या था, यहाँ पर नेचुरल था और दूसरा था मैन मेड। अब मैन मेड जो है केव आर्किटेक्चर है, इसके भी 3 भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ऐसे गुफा जो विहार गुफाएं कहलाती है। विहार गुफाएं अर्थात जो भिक्षुओं को दान में दे दिया गया, जैसे अशोक के द्वारा, है ना, अशोक के द्वारा और दशरथ के द्वारा क्या किया गया, नागार्जुनी और बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण किया गया। और इन गुफाओं को क्या कर दिया गया, इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के जितने भी भिक्षु थे, उन भिक्षुओं को दान में दे दिया गया। क्यों, क्योंकि वो हमेशा भ्रमण करते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, बीच में उनको रेस्ट करने के लिए कुछ जगह चाहिए था, इसलिए अशोक के द्वारा उन गुफाओं का निर्माण करके जो आजीवक संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को वो दान में दे दिया गया। तो ऐसे विहार, ऐसे गुफाओं को हम क्या बोलते हैं, विहार बोलते हैं। और बिहार में इन्हीं विहारों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण उस राज्य का नाम ही क्या पड़ गया, बिहार हो गया। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में कि बिहार नाम क्यों पड़ा, तो वहां पर विहारों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, विहार पड़ गया। तो गुफा स्थापत्य के अंतर्गत पहला क्या हो गया,
विहार गुफा, ये क्या है तो भिक्षुओं का रहने का स्थान है। दूसरा यहां पर देखें तो दूसरा हो जाता है चैत्य गुफा। चैत्य अभी हमने समझा था, चैत्य क्या था तो वही लोक परंपराएं थी जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के अवशेष के ऊपर मिट्टी का टीला बना दिया जाता था। इसी को बौद्ध धर्म के द्वारा अपना लिया गया और नाम दे दिया गया महाचैत्य। तो यहां पर केव आर्किटेक्चर के अंतर्गत दूसरी जो यहां पर प्रकार है वो क्या है, चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा अर्थात ये क्या है, बौद्ध पूजा स्थल है। अर्थात हमने क्या किया, एक गुफा का निर्माण किया और इसी गुफा के अंदर हमने क्या बना दिया, एक स्तूप का निर्माण कर दिया और स्तूप का हम यहीं पर क्या करने लग गए, परिक्रमा करने लग गए। तो ये क्या हो गया, ये हीनयान से संबंधित है। हीनयान से संबंधित जो भी बौद्ध धर्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, स्तूप की पूजा करते हैं। जबकि महायान से संबंधित देखें तो वो बौद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो यहां पर महायान चैत्य गुफा होगा तो वहां पर क्या होगा कि ये जो हमने संरचना देखा कि ये जो संरचना यहां पर अगर हीनयान ने क्या किया कि यहां पर क्या कर दिया, स्तूप का निर्माण कर दिया, यही महायानों की रहेगी तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा, बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी और पूजा प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो चैत्य गुफा के भी दो प्रकार हैं, एक तो हीनयान और दूसरा क्या हो गया, महायान प्रकार का हो गया। तो ये क्या है, हमने गुफा का निर्माण किया और गुफा के अंदर ही हमने स्तूप स्थापित कर दी, बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर दी, तो ये क्या हो गया, चैत्य गुफा हो गया, अर्थात पूजा का स्थल हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा का स्थल हो गया। तो पहला प्रकार हमने देखा विहार गुफा, दूसरा हमने देखा यहां पर चैत्य गुफा। तीसरी प्रकार क्या है, हिंदू गुफा मंदिर। तीसरी प्रकार को हम बोलते हैं हिंदू गुफा मंदिर। अर्थात हमने क्या किया, गुफा बनाया और इसी गुफा के अंदर हमने क्या कर दिया, हिंदू देवी देवताओं को स्थापित कर दिया, अर्थात गर्भगृह के रूप में इसका उपयोग कर लिया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हिंदू गुफा मंदिर। जैसे वैष्णो देवी की मंदिर देखने जाएंगे तो क्या है, गुफा में स्थित है ना। तो ये क्या हो गया, हिंदू गुफा मंदिर हो गया। तो केव आर्किटेक्चर के अंतर्गत तीन चीजें, विहार गुफा, चैत्य गुफा और हिंदू गुफा मंदिर देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बातें, आगे बढ़े। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। यही आज की हमारी अंतिम टॉपिक है और इसके पश्चात आज का सेशन हमारा समाप्त होगा। ठीक है, देखिएगा गुफा स्थापत्य, गुफा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है ना। ऐसा नहीं कि जैसे हम घर का निर्माण करते हैं, प्लेन ज़मीन पर हमने क्या किया, नींव डाला और नींव के ऊपर हम ईंटा रखते रखते क्या कर दिए, घर का निर्माण कर दिए। ऐसा नहीं था। ठीक है, ये निर्मित कैसे होता था, तो ये बड़ी सी आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है। इसकी बात करें तो ये है आपकी बराबर की पहाड़ी जो बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी सी पहाड़ी है। पहाड़ी में क्या है, टोटल के टोटल क्या है, पत्थर है। अब इन पत्थरों में हमने क्या किया, कट लगाया है ना, और कट करते 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 अंदर एक बड़ी संरचना हम निर्मित कर लिए इस प्रकार का, है ना। ऐसी ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, है ना। जैसे एप्सिडल प्रकार के हो गए, है ना। उसके बाद रूम के अंदर कई सारे रूम निर्मित किए जाते थे, तो इतना डिटेल में हमें प्री के दृष्टिकोण से जाना ही नहीं है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पत्थरों को काटकर, इन पहाड़ियों को काटकर हमने अंदर एक रूम जैसी संरचना बना दी, अर्थात इसी को हम क्या कह लेते हैं, गुफा कह लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गुफा हो गया। अब देखिएगा, सबसे पहली बात करें तो प्राचीन काल में अशोक ने क्या किया, बराबर की जो पहाड़ी है बिहार में, इन बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किया। 4 गुफाओं का नाम क्या है, देखिएगा। एक है सुदामा गुफा जो सबसे पुराना है। अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं में सबसे पुराना कौन सा है, सुदामा गुफा है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर कर्ण चौपर गुफा, तीसरा है विश्व झोपड़ी गुफा और चौथा है लोमश ऋषि गुफा। इन गुफाओं की बात करें, थोड़ी सी विशेषताओं पर ध्यान दीजिएगा। विशेषताओं को मैं यहीं पर दिखाता हूँ। जैसे अंदर आप देखेंगे तो अंदर आपको बहुत ही चिकनी सतह दिखाई देगी, चाहे दीवार हो छत हो, पूरी की पूरी क्या है, चिकनी है। जब उंगली ऐसे लगाएंगे तो
संगमरमर से ऐसा दिखाई देगा। संगमरमर बनता कैसे है? वही पत्थरों को हम काट के पॉलिश कर देते हैं, संगमरमर हो गया। ये तो खुद ही क्या है? पत्थर है। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर पॉलिश कर दिया। और पॉलिश कैसा? तो वही जैसा हम पिलर पे प्रयोग करते थे। कौन सा पॉलिश था? थोड़ा सा बताइएगा, देखते हैं दिमाग में है या नहीं है। पिलर पे हम कौन से पॉलिश का प्रयोग करते थे? वही पॉलिश यहाँ भी प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताएं, कौन सा बताया था? चलिए, मैंने कमेंट पर ध्यान दे रखा है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर दें। चलिए, अंकिता जी ने सही उत्तर दिया है यहाँ पर। और किसी के पास कोई उत्तर नहीं? नीरज जी आप बता सही रहे हैं, लेकिन लिखा आपने थोड़ा सा गलत है, हिंदी में गलत हो गया है। अगेट बर्निशिंग, अगेट नामक पत्थर से हम इन पत्थरों को रगड़ रगड़ के चमका देते थे, चिकना बना देते थे, उसको बोलते थे अगेट बर्निशिंग। तो अशोक के काल में जो भी गुफाएं निर्मित हुई, उन सभी के दीवारों पर और छतों पर, है ना, नीचे बेसमेंट में सभी के सभी कैसे पॉलिश का प्रयोग किया गया है? अगेट बर्निशिंग का, अर्थात एक पत्थर से इसको रगड़ रगड़ के क्या कर दिया गया? चिकना कर दिया गया। वर्तमान समय में क्या है? मशीन है, मशीन में हमने क्या किया? नीडल लगाया, रगड़ दिया, चिकना हो गया। लेकिन उस समय आप मेहनत देख सकते हैं। और इसकी अगर हम देखें, कलाकृति देखें, है ना, इसकी विशेषता देखें, तो आज के पत्थर जितने चिकने हैं उससे ये कम भी नहीं है, है ना। तो आप देख सकते हैं कि उस समय के लोग जो अपने हाथों से कार्य कर देते थे, जो उनके हाथों में कुशलता थी, आज के मशीन में भी उतनी कुशलता देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस समय की टेक्नोलॉजी क्या है। मेरा जो सबसे पुराना घर था, उसके गेट पर, है ना, उसके गेट पर क्या था कि लकड़ी को काट काट के बहुत सारी, उस पर जैसे इंस्क्रिप्शन है ना, उस पर भी इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, है ना। तो लकड़ी को काट काट कर, ठीक है, तो उसमें भी क्या है? एक विशेषता होती है, कुशलता होती है, कारीगरी होती है, तभी ये सारे कार्य कर पाते हैं। जैसे अगर डिटेल में जाता, पिलर को मूर्तिकला में थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा, क्योंकि पिलर वाला जो मूर्ति है वहाँ पर भी हम उसको कर लेंगे मौर्य काल के अंतर्गत। तो वो भी क्या है? एक मूर्ति कला है ना। तो उसमें देखेंगे बहुत सारी विशेषता है। उन विशेषताओं पर तो मैं आप सभी का ध्यान ही नहीं दिलवाया। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल का नहीं है। ऑप्शनल का होता तो बहुत ध्यान दिलवाता, एक एक बारीकी को उसमें दिखाता, लेकिन उन बारीकी का कोई मतलब नहीं बन जाता प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन मूर्ति कला में थोड़ा सा मैं ध्यान दिलवा दूंगा, क्या विशेषता रही यहाँ के लोगों के बीच में। तो सबसे पहली विशेषता कि यहाँ पर क्या है? ये चिकना है, अगेट बर्निशिंग, पॉलिश किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी नक्काशी दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी नक्काशी दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात अलंकरण नहीं है इन गुफाओं में। लेकिन इसके एक अपवाद है। अपवाद क्या है? तो वो वाली जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, गेट पर आपको अलंकरण दिखाई दे रहा है ना। ये गेट पर क्या दिखाई दे रहा है? अलंकरण आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन बनाए गए। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी ये मूर्तियां हैं, छोटी छोटी क्या है? मूर्तियां हैं, है ना। तो गेट पर यहाँ पर दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में फैकेड। जो एंट्री गेट है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फैकेड। तो यहाँ पर अलंकृत फैकेड आपको देखने को मिलती है। किसमें? तो लोमस ऋषि गुफा जो है, बाकी के जितने भी गेट हैं ऐसे नहीं है। देखिएगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर गुफा आपको दिखाई दे रही है। क्या है? प्लेन है, जैसे हमने कट करके बस जाने का रास्ता बना दिया गया। ऊपर हमने क्या किया? कोई भी डिजाइन नहीं डाली। जबकि एक है यहाँ पर लोमस ऋषि गुफा, जो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया। इसका जो गेट आपको दिखाई देगा ये क्या है? अलंकृत है। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट के रूप में कभी भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका द्वार अलंकृत है? तो वो क्या है? लोमस ऋषि गुफा, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, उसके बाद मौर्य शासक दशरथ, इसके द्वारा भी गुफाओं का निर्माण किया गया। अशोक के द्वारा बिहार के बराबरी की पहाड़ी में करवाया गया, जबकि दशरथ के द्वारा बिहार के नागार्जुनी पहाड़ी में क्या किया गया? नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण किया गया। और इसके द्वारा 3 गुफाओं का निर्माण किया गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है गोपिका गुफा। तो याद रखिएगा, गोपिका गुफा सबसे महत्वपूर्ण है, जो दशरथ के द्वारा निर्मित किया गया। और 3 गुफाओं का निर्माण किया गया कहां? तो नागार्जुनी पहाड़ी में। तो स्टेटमेंट के रूप में यह भी पूछ सकता है कि अशोक के द्वारा बराबरी के पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण किया गया और दशरथ के द्वारा नागार्जुनी पहाड़ी में। इसको स्टेटमेंट चेंज करके भी यूपीएससी में पूछ सकता है। और यूपीपीएससी का भी पैटर्न अब ऐसे ही हो चुका है, आपने देखा होगा 2 सालों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इन गुफाओं से अभिलेख भी प्राप्त होता है ना। इन गुफाओं से, ये जो गुफाएं हैं, यहाँ पर अभिलेख भी प्राप्त होता है। जैसे एक पिक्चर है,
अब पढ़ तो पाएंगे नहीं, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अभिलेख भी पाया जाता है गेट पर, जहाँ पर एंट्री है ना, एंट्री के बगल में ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, अभिलेख लिखा गया है। और इन अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक के द्वारा इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दे दी गई। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, उन अभिलेखों से, और उन अभिलेखों का उत्कीर्णन भी अशोक के द्वारा करवाया गया और उसी से प्राप्त ये जानकारी प्राप्त होती है कि कौन, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को ये गुफाएं दान में दे दी गई थी। इन गुफाओं की बात करें तो ये कैसी गुफाएं हैं, विहार गुफाएं। विहार मतलब भिक्षुओं को रहने के लिए दान में दिया गया या भिक्षुओं के रहने का स्थान। तो ये जितनी भी गुफाएं हैं जो अशोक के और यहाँ पर दशरथ के द्वारा निर्मित किए गए, ये सभी के सभी कैसी हैं, विहार गुफाएं हैं। ठीक है, उसके बाद मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल में गुफा स्थापत्य के विकास में प्रगति होता है और इस समय बड़े बड़े और नवीन विशेषताओं के साथ गुफाओं का निर्माण किया गया, जिनके निम्न क्षेत्र हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्षेत्र हम देखें तो पूर्वी वाला क्षेत्र है। सबसे पहला क्षेत्र क्या है, पूर्वी वाला क्षेत्र, जैसे कि उदयगिरी और खंडगिरी। ठीक है, उदयगिरी, खंडगिरी। ठीक है, तो यहां पर किसके द्वारा गुफा का निर्माण किया गया, तो उड़ीसा का शासक था खारवेल। खारवेल के द्वारा उदयगिरी और खंडगिरी में क्या किया गया, तो गुफाओं का निर्माण किया गया। और ये जो गुफाएं हैं वो क्या है, जैन विहार है। विहार का मतलब भिक्षुओं के रहने का स्थान और जैन विहार का मतलब जैन भिक्षुओं के रहने का स्थान। तो उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी क्षेत्र वाले में जो गुफाओं का निर्माण खारवेल के द्वारा करवाया गया वो कैसी गुफाएं हैं, जैन विहार गुफाएं हैं। ये बात याद रखिएगा। इन गुफाओं में से कुछ महत्वपूर्ण गुफा कौन कौन सी है, तो रानी गुम्फा हो गया, हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा और अनंत गुम्फा। ये सभी विशेष गुफाएं हैं, महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो खारवेल के द्वारा निर्माण किया गया उदयगिरी खंडगिरी के पहाड़ियों में। हाथी गुम्फा में ही खारवेल का एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है और इसके द्वारा, इस अभिलेख के माध्यम से खारवेल के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कहीं पर विजय किया गया, अपना पताका लहराया गया, तो उन सभी का वर्णन आपको हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, यहां पर गुफाओं को गुम्फा कहा जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, वहां का लैंग्वेज है, गुफा को गुम्फा कह लिया गया है ना। तो रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा, अनंत गुम्फा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र, है ना, पूर्वी वाला क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी गुफाओं का निर्माण किया गया। किसके द्वारा, तो सातवाहनों के शासनकाल में, है ना, सातवाहनों के शासनकाल में इसका विकास हुआ और इसकी विकास देखें तो लगभग 100 बीसी के आसपास हुआ और 100 बीसी से लगभग 300 एडी तक इसका विकास होते रहा। कहां, पश्चिमी क्षेत्र वाले में। और पश्चिमी क्षेत्र वाले में विशेष क्या क्या है देखिएगा, गुफा स्थापत्य के जो महत्वपूर्ण स्थल है पश्चिम वाले क्षेत्र में, इसमें कौन कौन से देखिएगा, भाजा, पीतलखोड़ा, जुनार, बेदासा, कार्ले, नासिक और कान्हेरी, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, गुफाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में गुफाओं का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र के गुफाओं का विशाल स्वरूप दिखाई पड़ता है, अर्थात पूर्वी की अपेक्षा देखें पश्चिमी क्षेत्र में तो यहाँ पर जो गुफाओं का निर्माण किया गया उसका जो आकृति दिखाई देता है, स्वरूप दिखाई देता है, वो विशाल प्रकार का है। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पर विशेषता है देखिएगा, तो यहाँ में गुफा जो है, गुफाओं में स्तंभों का प्रयोग किया गया। जैसे अभी हमने अशोक और दशरथ के द्वारा नागार्जुनी बराबर के पहाड़ी में हमने देखा, वहाँ पर आपको कुछ भी, एक भी स्तंभ आपको दिखाई नहीं दिया होगा, है ना। वहाँ पर क्या था, पूरा प्लेन था। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंपेयरिंग कर पाएँ। ये क्या है, पूरा का पूरा प्लेन है। अगर यहाँ पर यहाँ पर पिलर बनाया जाता तो इस प्रकार की आकृति होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी पिलर नहीं है, या फिर बीच में सपोर्ट के लिए क्या कर दिया जाता है, पिलर दे दिया जाता है, तो ऐसी कोई आकृति यहाँ पर नहीं है, प्लेन प्रकार की है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में जो यहाँ पर गुफाओं का निर्माण किया गया, इसमें स्तंभ देखने को मिलता है, पिलर देखने को मिलता है। और पिलर में विशेषता क्या है कि उन पिलर के ऊपर आपको क्या, कैपिटल भी देखने को मिलता है, शीर्ष भी देखने को मिलता है। जैसे शीर्ष के रूप में, अब ऐसा नहीं कि वहां पर जानवर ही बैठा रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जो घरों में डिजाइनदार, बीच में मान लीजिए बड़ा सा घर है तो बीच में हम क्या करते हैं, एक पिलर डाल देते हैं और पिलर के ऊपर इस प्रकार के हम क्या कर दिए, डिजाइन बना दिए ताकि ये अच्छा लगे। और इसके ऊपर क्या है, छत है, तो ये क्या है, शीर्ष है, अर्थात इस पिलर में क्या है, शीर्ष है, कैपिटल है। तो यहाँ पर जो पश्चिम वाले क्षेत्र में जो गुफाओं का निर्माण किया गया, यहाँ पर आपको
शीर्ष वाले स्तंभ देखने को मिलता है, और तो अलंकरण का समृद्ध रूप भी देखने को मिलता है। अर्थात अभी हमने देखा नागार्जुनी बराबर वाली में क्या था, प्लेन था, अलंकरण कुछ भी नहीं था, लेकिन पश्चिम के जो गुफाएं निर्मित हुई उसमें अलंकरण भी देखने को मिला, और वो भी समृद्ध रूप में। ठीक है, और देखिएगा गुफा स्थापत्य का विकास गुप्त काल में भी हुआ। अब गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल के अंतर्गत भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर गुफाओं का निर्माण किया गया, जैसे कि एक आपका है यहाँ पर उदयगिरी, और दूसरी की बात करें तो दूसरा है बाघ क्षेत्र। दोनों के दोनों क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब दोनों की विशेषता देखते हैं, उदयगिरी और बाघ की। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले उदयगिरी की बात करें, है ना, उदयगिरी कहाँ है, विदिशा के समीप है, लगभग 15 किलोमीटर पूर्व के साइड में है ना। तो उदयगिरी की बात करें विदिशा के निकट है, और उदयगिरी के अंतर्गत यहाँ पर 20 गुफाएं हैं। जैसे अशोक के द्वारा 4 गुफाएं निर्मित की गई, है ना, उसके बाद दशरथ ने 3, वैसे ही उदयगिरी के अंतर्गत यहाँ पर 20 गुफाएं हैं। ठीक है, इन 20 गुफाओं में से 2 गुफाओं में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख पाया जाता है। तो उदयगिरी के जो 20 गुफाएं हैं, इन 20 गुफाओं में से 2 गुफाओं में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख प्राप्त होता है। गुफा नंबर 4 की बात करें तो गुफा नंबर 4 में एक शिवलिंग स्थापित है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, हिंदू गुफा मंदिर कहेंगे, और कौन सा, तो शैव मंदिर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुफा नंबर 4 जो है, यहाँ पर क्या है, शिवलिंग स्थापित है, अर्थात ये क्या है, हिंदू मंदिर है। ठीक है, गुफा नंबर 5 की बात करें तो इसको वराह गुफा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वराह का एक विशाल मूर्ति स्थापित किया गया है, और वराह की भी बात करें तो वराह अवतार आप सभी ने पढ़ा होगा, अर्थात ये भी क्या है, एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, तो गुफा नंबर 4 में शिवलिंग स्थापित है, और गुफा नंबर 5 में वराह की एक विशाल आकृति स्थापित है। गुफा नंबर 6 की बात करें तो यहाँ का मुख क्या है, अलंकृत है। जैसे हमने देखा था लोमश ऋषि गुफा का मुख अलंकृत था, प्रवेश द्वार अलंकृत था, वैसे ही उदयगिरी के गुफा नंबर 6 का मुख जो है, द्वार जो है, वो अलंकृत है। और साथ ही साथ इसका जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार पर विष्णु का, दुर्गा का और गणेश का मूर्ति भी अंकित किया गया है। किस प्रकार का, तो खुदाई की जाती है। जैसे दीवारों पर आप कई जगह पर देखेंगे कि घर को सजावटी बनाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, तो कोई शेर की आकृति खुदवा देता है। खुदवाना क्या, वर्तमान में खोदने वाले तो कोई है नहीं, मार्केट में मिलता है, ले जाके क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। लेकिन यहाँ पर चिपकाया नहीं गया, पत्थरों में क्या करके खुदाई कर करके विष्णु, दुर्गा, गणेश की यहाँ पर आकृति बना दी गई। कहाँ, तो बाहरी दीवारों पर। किसके, तो गुफा नंबर 6 के। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने उदयगिरी की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम बाघ की। तो बाघ की बात करें तो इसमें 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाओं के अंतर्गत क्या है, 9 गुफाएं हैं, और ये जो गुफाएं हैं ये सादे प्रकार के हैं, अर्थात जैसे अभी हमने देखा उदयगिरी में अलंकरण था, यहाँ पर अलंकरण आपको दिखाई नहीं देता, ये सादे प्रकार के हैं। और इन गुफाओं में कुछ में क्या है, चित्र है ना, चित्र है। तो चित्रकला जब हम करेंगे, है ना, पेंटिंग करेंगे, उसके अंतर्गत बाघ गुफा हमारा फिर से आने वाला है। तो वहाँ पर पूरे 9 गुफाओं को दिखाऊंगा, कहाँ पर किस चीज़ का चित्र यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो चित्रकला के अंतर्गत इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये सादे प्रकार के हैं, अलंकरण यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ गुफाओं में चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, गुप्त काल तक हमने देख लिया। आगे देखें गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल का समय काल 550 से 750, और प्राचीन काल के अंतर्गत ये हमारा क्या है, अंतिम है ना, ये क्या है, अंतिम है। 8 नहीं है, 9 है। कभी कभी चिपक जाता है लिखने में, ऐसे मान लीजिए हमने खींचा जल्दीबाजी में, ऐसे चिपक गया, तो 8 आप नहीं समझेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि 9 है तो 9 ही है वो। ठीक है ना, मेरे बोलने पर भी विश्वास रखिए। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल की बात करें तो इस समय गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में पल्लवों के शासन काल में गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक, तो गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में पल्लवों के शासन काल में गुफाओं का निर्माण किया गया, और इसमें 2 शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहला महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका समय काल 600 से 630 एडी रहता है, और दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका समय काल 630 से 668 एडी तक रहता है। तो इनके समय काल में क्या हुआ, दक्षिण भारत में
क्या हुआ, गुफाओं का निर्माण किया गया। इनके द्वारा जो गुफाओं का निर्माण किया गया वो हिंदू गुफा मंदिर है। क्या है, हिंदू गुफा मंदिर है, ये बात याद रखिएगा, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है, मंडप है। तो इन गुफा मंदिरों को हम मंडप भी कहते हैं। तो कई बार स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है कि मंडप क्या है, तो दक्षिण भारत में हिंदू गुफा मंदिर को ही हम क्या बोलते हैं, मंडप कह लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन मंडप कुछ और भी होता है, जब मंदिर स्थापत्य हम कल करेंगे तो वहां पर सारी चीजें आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो मंदिर है ये शैव और वैष्णव मंदिर है। कैसा, शैव और वैष्णव गुफा मंदिर है, ये बात याद रखिएगा। ये गुफाएं पाई कहां से जाती है, तो पल्लवरम, तिरुचिरापल्ली, महेंद्रवाड़ी और महाबलीपुरम, इन सभी क्षेत्रों में इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। पल्लवकालीन गुफाओं की बात करें तो इसकी एक विशेषता क्या है, द्वारपाल आकृतियां। द्वारपाल आकृतियां क्या होती है, तो जैसे मैंने बताया अभी अभी कि बहुत सारे लोग अपने गेट पर क्या करते हैं, तो जो परी होती है परियों को चिपकवा देते हैं या बनवा देते हैं, वो द्वारपाल के रूप में हो जाता है ना, स्वागतकर्ता के रूप में हो जाता है, या फिर किसी रक्षक का वहां पर आकृति अंकित करवा दी गई। तो यहां पर पल्लवों के द्वारा, पल्लवों के शासनकाल में जो भी गुफाएं निर्मित की गई, तो वहां की एक विशेषता क्या है कि द्वारपाल आकृतियां वहां पर अंकित की गई। और ये जो द्वारपाल आकृतियां है ना, इतनी जबरदस्त बनाई गई है जैसे लगता है कि जीवंत है, जो व्यक्ति वहां पर खड़ा है लगता है कि अब बोल उठेगा। तो इस प्रकार की यहां पर विशेषताएं हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, गुप्तोत्तर काल में ही जो दक्कन वाला क्षेत्र है, तो दक्कन वाले क्षेत्र में बादामी के चालुक्य थे, इनके द्वारा भी गुफाओं का निर्माण किया गया। तो दक्षिण हमने देख लिया, लेकिन जो बीच वाला जो दक्कन वाला क्षेत्र है, यहां पर जो बादामी के चालुक्य थे, इनके द्वारा भी गुफाओं का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके दो केंद्र रहे, एक बादामी, बादामी को ही हम बोलते हैं वातापी, और दूसरा क्षेत्र हो जाता है ऐहोल, ठीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा महत्वपूर्ण गुफाएं इस समय काल का, तो देखिएगा रावणकाड़ी गुफा ऐहोल में, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो शिव नटराज की एक खुदी हुई आकृति है, ठीक है। जो यहाँ पर रावण फाड़ी गुफा है, रावण फाड़ी गुफा ऐहोल में पाया जाता है। इसमें शिव नटराज, नटराज की आपने मूर्ति देखी होगी, कैसी होती है, तो गूगल पे एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, कल मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर क्या है, आकृति होती है, और यहाँ पर शिव शंकर भगवान होते हैं तांडव करते हुए, है ना, तांडव करते हुए, इनके बाल ऐसे क्या होता है, लहराते हुआ रहता है, एकदम तांडव कर रहे हैं। यही आकृति क्या है, तो इसी आकृति को हम बोलते हैं नटराज। नटराज के यहाँ पर 10 हाथ भी होते हैं, 4 हाथ भी होते हैं। तो यहाँ पर जो नटराज की मूर्ति खोदी गई है वो कैसी, 10 हाथों वाला नटराज की मूर्ति यहाँ पर खुदी हुई है। कहाँ पर, तो रावण फाड़ी गुफा कहाँ पर है, ऐहोल में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बादामी के गुफा नंबर 1 में, बादामी के गुफा नंबर 1 में इसको क्या कहते हैं, तो बादामी के गुफा नंबर 1 को शिव गुफा कहते हैं। और यहां पर भी देखें तो 10 हाथों वाला जो नटराज है, नटराज की मूर्ति खुदी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक विशेषता क्या है कि यहां पर बस नटराज है, लेकिन यहां पर नटराज के साथ साथ जो नंदी है ना, नंदी क्या है, तो नंदी यहां पर कहा जाता है, कहानी अगर इसकी बात करें ऑप्शनल में पढ़ते हैं कि वो क्या था, एक पापी व्यक्ति था, है ना, और उसी का यहां पर क्या किया जाता है, तो इनके द्वारा उसको मारने के लिए तांडव किया जाता है। तो नंदी जो है, नंदी आपको नीचे लेटी हुई दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पर जो बादामी का गुफा नंबर 1 है, इसको शिव गुफा कहते हैं। और यहाँ पर 10 हाथों वाला नटराज नंदी के साथ यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। उसके बाद बादामी का गुफा नंबर 3 की बात करें तो ये वैष्णव गुफा है। और इन गुफाओं में देखिए, इन सब में तो सबसे ज्यादा अलंकृत है यही बादामी का गुफा नंबर 3, ठीक है। और इस काल की गुफाओं की विशेषता देखें तो विशेषता में हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर भी स्तंभ देखने को मिलता है, दीवारों पर खुदी हुई आकृतियां दिखाई देती है अलंकरण हेतु। और तीसरा यहाँ पर मंडप दिखाई देता है। मंडप की बात करें तो मंडप क्या होता है, सभा कक्ष होता है, जहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वो जमा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की विशेषता है, ठीक है। एक चीज़ और बच जाता है इसके अंतर्गत, देख लीजिएगा, और वो है हमारा अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाएं। तो देखिएगा, जैसे हमने देखा पहाड़ियों में क्या किया जाता है, गुफाओं को काट काट कर हमने क्या कर दिया, गुफा बना दिया। तो वैसे ही ये अजंता की गुफाओं की बात करें, है ना, तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, तो 28 गुफाएं हैं। जैसे बराबरी में अशोक के द्वारा कितनी,
4 गुफाओं की निर्माण की गई, लेकिन अजंता की गुफाओं में कितनी, आपको 28 गुफाएं देखने को मिलती है। और ये जो 28 गुफाएं हैं ये 2 चरणों में निर्माण किया गया। पहला चरण देखें तो 100 BC से लेकर 225 AD तक, और दूसरे फेज में जो गुफाओं का निर्माण हुआ वो 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। तो ये 2 समय काल में हुआ और सातवाहनों के समय काल में हुआ, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं, 28, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी गुफाएं आपको दिखाई दे रही होगी, और टोटल आपको कितनी, 28। यहाँ पर आपको 2 मंजिले 3 मंजिले भी आपको गुफाएं यहाँ पर दिखाई देगी। ये क्या है, 2 मंजिला आपको गुफा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले 28 यहाँ पर गुफाएं पाई जाती है, कहाँ, अजंता की गुफाओं में। और 28 में से 4 गुफाएं जो है वो क्या है, चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा अर्थात बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। तो इन 28 में से 4 जो गुफाएं हैं वो क्या है, चैत्य गुफा है। और कौन कौन सी, तो इसमें नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 करके 28 है। तो इसमें 9 10 19 और 26 ये जो 4 गुफाएं हैं, ये चारों के चारों क्या है, चैत्य गुफाएं हैं। नाम याद रखिएगा, 9 10 19 और 26 ये सब मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी उत्तर लिखते हैं तो वहाँ पर नंबर डाल देने से क्या होता है, हमें खुद ही ज़्यादा नंबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो 4 क्या है, चैत्य गुफाएं हो गई, 9 10 19 26, ठीक है। अन्य 24 जो है 4 को छोड़कर ये सभी के सभी क्या है, विहार गुफाएं हैं। और विहार में भी किससे, बौद्ध विहार गुफाएं हैं, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं को दान में ये दिया गया गुफा है। अर्थात ये क्या है, 24 यहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं। तो टोटल क्या है, 28 के 28 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 4 मंदिर के रूप में है, और 24 जो है वो भिक्षुओं के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अजंता की गुफाएं जो हैं चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है, अर्थात चित्रकला जब हम करेंगे तब भी ये आएगा, और उसमें हम देखेंगे कौन से गुफा में किस चीज का चित्र पाया जाता है। तो अजंता की गुफा चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये जो 28 से 28 में से 6 गुफाओं में आपको चित्र दिखाई देता है। गुफा कौन कौन सी, तो गुफा नंबर 1 2 9 10 16 और 17, 1 2 9 10 16 और 17 ये 6 गुफाओं में आपको चित्रकला दिखाई देती है, ठीक है। और देखिएगा गुफा नंबर 19 की बात करें, 19 और 26 ये अत्यंत विशिष्ट है। गुफा नंबर 19 और 26 अत्यंत विशिष्ट है, और यहाँ पर अनेक विशेषताएं दिखाई देती है, जैसे कि विशिष्ट प्रकार के स्तंभ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, है ना, अलंकृत प्रकार के स्तंभ दिखाई देंगे, है ना, अलंकृत प्रकार के मुख आपको दिखाई देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भी मुख क्या है, अलंकृत है, यहाँ पर भी मुख क्या है, अलंकृत है। तो ऐसे अलंकृत प्रकार की मुख आपको दिखाई देगी। स्तूप पर बुद्ध की आकृति भी दिखाई देगी, अर्थात यहाँ पर जो स्तूप बनाया गया है ना, 19 और 26। अभी हमने देखा चैत्य गुफा क्या है, 9 10 19 26, बात कर रहे हैं 19 26 की, अर्थात ये क्या है, चैत्य गुफा है, अर्थात वहां पर क्या होगा, स्तूप या बुद्ध की मूर्ति होगी। तो स्तूप जो यहाँ पर स्थापित है, स्तूप नंबर 19 और 26 में, उस पर बुद्ध की आकृति भी अंकित की गई है। साथ ही साथ आंतरिक जो दीवार है 19 और 26 की, इस पर खुदी हुई आकृतियां भी दिखाई देती है। बहुत सी आकृतियां सजावट के लिए खुदी गई है, और इन आकृतियों में देखें तो जो जातक कथाएं हैं, बुद्ध की जीवन है, बुद्ध की जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं हैं, उन सबको यहाँ पर क्या किया गया है, खुदाई करके अलंकृत किया गया है। गुफा नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पर लेटे हुए बुद्ध की आकृति खुदी गई है, लेटे हुए बुद्ध की आकृति खुदी गई है, इसलिए कहा जाता है कि ये महापरिनिर्वाण के सूचक के रूप में है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा 3 टॉपिक। आज 3 टॉपिक हमने किया, एक तो स्वतंत्र पाषाण स्तंभ, दूसरा हमने यहाँ पर किया स्तूप स्थापत्य कला, और तीसरा हमने यहाँ पर किया गुफा स्थापत्य कला। सारी चीज़ें मैंने हर एक चीज़ को छूने का प्रयास किया है। थोड़ा सा आप लोग बताइए मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया।